हर तरफ रोने की गूंज थी क्योंकि राधा की माँ अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। राधा अपने छोटे भाई बहन की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ के शव से कहती है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देखो ना अब हम तीनों भाई बहन कितने अकेले हो गए हैं। पापा तो पहले ही हमें छोड़कर जा चुके और अब आप भी हमें छोड़कर चली गई। आपके बिना हम तीनों कैसे रहेंगे? इस तरह राधा और वरुण फूट फूट कर रोते हैं। तभी उनकी पड़ोसन कुंती उनके पास बैठती है और उन दोनों को चुप करवाते हुए कहती है, राधा बेटा, वरुण बेटा, चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे तुम दोनों इस तरह रोते रहोगे तो पिंकी का ख्याल कैसे रखोगे? देखो समय निकलता जा रहा है, अब अपनी माँ को अलविदा कह दो। राधा तू तो बड़ी है, तू तो समझ, आखिर इन दोनों के पास तेरे अलावा और कौन है? अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी तो तू इन दोनों का ख्याल कैसे रखेगी? अरे इन दोनों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ चुकी है, इसलिए खुद को स्ट्रांग बना। कुंती की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए राधा अपनी आंखों के आंसू साफ करती है और अपनी माँ को अलविदा कह देती है। समय यूं ही गुजरता है और राधा ने अब अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वो एक चाय की दुकान पर जाकर चाय वाले अंकल से कहती है, अंकल मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी है। मेरे घर में मेरे 2 छोटे भाई बहन है और अब घर में बचा हुआ राशन भी खत्म होने को है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। मैं कोई भी छोटा बड़ा काम कर लूंगी, बस आप मुझे कोई काम दे दीजिए। चाय वाला बहुत ही निर्दयी आदमी था, उसे किसी की मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए जब वो राधा की बात सुनता है तो उसे फटकार लगाते हुए कहता है, अरे तू पागल हो गई है क्या? देख लड़की, मैं तुम जैसे गरीबों को अपनी दुकान में काम पर नहीं रखता, इसलिए मुंह उठा और दफा हो जाए यहाँ से। इस तरह वो चाय वाला उसे धिक्कार कर भगा देता है। तो वहीं राधा भी अब रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब वो काफी जगह काम का पता लगाती है, लेकिन उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसलिए उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। अब शाम को वो घर जाती है तो अपने दोनों छोटे भाई बहन को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो दोनों अपनी बहन को खुश करने के लिए अपनी माँ की सिलाई मशीन पर बैठकर कुछ सिल रहे थे। उन्हें देखकर राधा भी मुस्कुरा देती है। तभी राधा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, माँ सिलाई करती थी और माँ ने मुझे भी सिलाई करना सिखाया है, क्यों ना मैं खुद ही सिलाई करके अपने भाई बहन की पढ़ाई पूरी करवाऊं। ये सोचकर अब राधा वही करती है जो उसके दिमाग में आया था। अब राधा सिलाई करती है और धीरे धीरे उसकी सिलाई सभी लोगों को बहुत पसंद आने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। राधा की उम्र अब 28 साल हो चुकी थी, तो वहीं उसका भाई 26 साल का और उसकी छोटी बहन 24 साल की हो गई थी। और तो और राधा ने अपनी एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी, क्योंकि उसकी कमाई अच्छी होने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन, राधा बेटा, तुझे काफी समय से देखा है, तूने बहुत मेहनत की है अपने भाई बहन के लिए, लेकिन बेटी अब तुम सबकी उम्र हो रही है, मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा घर बार देखकर शादी कर लो। नहीं आंटी जी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती, अभी तो मुझे अपने दोनों भाई बहन को सेटल करना है। वैसे वरुण की अगर शादी कर दी जाए तो वरुण सेटल हो जाएगा, क्योंकि अब वो अच्छा कमाता है और अपना घर संभालने के लिए तैयार है। देख बेटा, मेरा काम था तुझे बताना, बाकी तुझे जो ठीक लगे तू वो करना। इतना बोलकर कुंती वहाँ से चली जाती है। तो वो वरुण से उसकी शादी की बात करती है और वरुण भी शादी के लिए मान जाता है। देखते ही देखते वरुण के लिए पूजा नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है। पूजा देखने में बहुत संस्कारी और सुंदर थी और इस तरह वरुण और पूजा का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन में शादी हो जाती है। पूजा के घर में आने के बाद राधा बहुत खुश थी कि अब उसे घर के कामों से थोड़ी राहत मिलेगी और वो अपनी दुकान पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। लेकिन पूजा तो घर में आते ही अपनी असलियत दिखाने लगती है। अगले दिन सुबह के 9 बज जाते हैं पर पूजा सोकर नहीं उठती, जिस वजह से राधा अपनी भाभी के कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, पूजा भाभी, अरे ओ पूजा भाभी, उठ जाओ, देखो सुबह के 9 बज गए, नाश्ते का समय हो गया है, आज तुम्हारा पहला दिन है, चलो जल्दी उठो, आज आपकी पहली रसोई भी है, इसलिए आज तो आपको जल्दी उठना चाहिए था। राधा की आवाज सुनकर पूजा मुंह बनाकर उठ जाती है और अपनी ननद से कहती है, अरे दीदी आप क्यों चिल्ला रही हैं? मेरे मायके में तो सब 11 बजे सोकर उठते हैं, अभी तो मेरे सोने का मन है, और पिंकी भी तो घर में ही है, उसे बोल दीजिए ना कि वो नाश्ता बना ले। पूजा ये बोलती है कि तभी वहाँ पिंकी आ जाती है और अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर कहती है, भाभी मुझे तो कॉलेज जाना है, दीदी सुबह 6 बजे उठकर सबकी चाय बना चुकी है और अब उन्हें दुकान पर भी जाना है, अगर आप हाथ बटा देंगी तो अच्छा होगा। पिंकी तुम अपनी दीदी की तरह लेक्चर मत दो, मैं यहाँ काम करने नहीं बल्कि इस घर की बहू बनकर आई हूँ, और दीदी आप तो दुकान जाती है तो घर का काम करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरा नहीं। राधा ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि शायद पूजा नई है इसलिए ऐसा कह रही है। राधा चुपचाप सारा काम करती है और दुकान चली जाती है। लेकिन ये पूजा का रोज का काम बन जाता है। वो दिन भर सोफे पर बैठकर टीवी देखती या फोन चलाती, जबकि राधा दुकान से थक कर आने के बाद भी घर की सफाई और खाना बनाती।
ये सब देखकर वरुण भी परेशान हो जाता है और एक दिन जब उसके सब्र का बांध टूट जाता है तो वो अपनी पत्नी से बोल ही पड़ता है। पूजा, मैं देख रहा हूँ कि दीदी सुबह से शाम तक मशीन पर बैठकर आंखें फाड़ती है और तुम घर का एक तिनका भी नहीं हिलाती। तुम्हें शर्म नहीं आती? वरुण जी, आप अपनी दीदी के चमचे मत बनिए। दीदी को तो काम करने की आदत है। उन्हें काम न मिले तो वो बीमार पड़ जाएंगी और अगर मैं काम करूंगी तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। दीदी तो खुद कहती है कि मैं आराम करूं। वरुण, रहने दो, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। पूजा भी बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अरे क्या सीख जाएगी? दीदी आपने ऐसे सर पर चढ़ा रखा है। वरुण आगे कुछ बोलता है, इससे पहले राधा उसे आंख दिखा देती है, जिसके बाद वरुण चुप हो जाता है। राधा की सहनशीलता को पूजा उसकी कमजोरी समझ लेती है। एक दिन राधा की दुकान पर बहुत ज्यादा काम आ जाता है। उसे रात तक कपड़े सिलकर देने थे। वो पूजा से विनती करती है, पूजा आज मुझे बहुत काम है, क्या तुम आज रात का खाना बना दोगी? पिंकी की भी तबीयत थोड़ी ढीली है। दीदी, मुझे आज सहेली के जन्मदिन पर जाना है, आप खुद ही देख लीजिए। वैसे भी पकाने में कितना समय लगता है, आप दुकान से आकर बना लेना। मैं और वरुण तो वैसे भी मेरी सहेली के घर पर ही खाने वाले हैं। पूजा अपनी ननद से बोलती है कि तभी वरुण का फोन आता है और वो फोन पर कहता है, पूजा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सहेली के घर नहीं आ सकता। दरअसल ऑफिस में काम ज्यादा है, इसीलिए तुम भी मत जाओ। देखो, मैंने अपनी सहेली को जुबान दे दी है। तुम्हें जाना है तो चलो, नहीं जाना तो कोई बात, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। इतना बोलकर पूजा फोन गुस्से में काट देती है और थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर चली जाती है। राधा रात को 10 बजे थकी हारी घर आती है और देखती है कि पिंकी भूख से बेहाल है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो थकी हुई होने के बावजूद रसोई में जाती है। तभी वरुण भी ऑफिस से घर आता है और सीधा किचन में जाता है। अपनी बहन को इस तरह काम करते और अपनी पत्नी की कामचोरी देख वो गुस्से से लाल हो जाता है। बस बहुत हुआ दीदी, आप अब से पूजा के लिए एक दाना नहीं बनाएंगी। पूजा को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। नहीं वरुण, घर में कलेश अच्छा नहीं लगता, मैं सब संभाल लूंगी। दीदी आपको मेरी कसम है, अगर आपने बीच में कुछ कहा तो। वरुण की बात सुनकर राधा कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। अब अगले दिन वरुण एक नाटक करता है। वो कहता है कि उसकी नौकरी चली गई है और अब घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। पूजा, अब दीदी की दुकान से घर चलेगा और दीदी को अब ज्यादा समय दुकान पर देना होगा, इसीलिए घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्या? मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जाना है तो जाओ, पर वहाँ भी तुम्हें काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। पूजा को जब समझ आता है कि अब कोई और चारा नहीं है तो वो बेमन से काम शुरू कर देती है। 2 दिन काम करने में ही उसकी नानी याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी ननद सालों से ये सब अकेले कैसे कर रही थी। जब वो फर्श पर पोछा लगा रही होती है तो उसके हाथ पैर दर्द करने लगते हैं और वो अपनी गलती मानते हुए अपनी ननद के पास जाती है और रोते हुए कहती है, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अब समझ आया कि आप कितनी मेहनत करती हैं। मैं कितनी कामचोर थी कि आपकी मेहनत की कद्र नहीं की। अरे पूजा, रो मत, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं बस चाहती थी कि तू घर की जिम्मेदारी समझे। वरुण हंसने लगता है और बताता है कि उसकी नौकरी नहीं गई है और ये सब तो वो बस उसकी अकल ठिकाने लाने के लिए कर रहा था। पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कामचोरी छोड़कर राधा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर संभालने लगती है। मेहनती ननद की सूझबूझ से कामचोर भाभी भी अब मेहनती। चंदनपुर गांव में गर्मी का मौसम जब भी आता था पूरे गांव में दहशत फैल जाती थी। इस बार भी गांव के लोग इसी विषय में बात कर रहे थे। अरे भैया, गांव में फिर से गर्मी कहर बरसाएगी। मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। मुझे भी भैया बहुत ही डर सा लग रहा है। जितना सुंदर और हरियाली से भरा हमारा चंदनपुर गांव अभी है, कुछ दिनों बाद जब गर्मी पड़नी शुरू होगी तब हमारा पूरा गांव जो है सूख जाएगा भैया। और हर बार ऐसा ही होता है। हमें तो शायद इन सब की आदत सी हो गई है। चंदनपुर गांव पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर हर मौसम में हरियाली ही रहती थी, पर पिछले 20 सालों से जब भी गर्मी पड़ती है चंदनपुर गांव में अकाल पड़ जाता है। गांव के खेत खलिहान गर्मी से झुलस जाते हैं। सारी नदी तालाब कुएं सूख जाते हैं। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस जाते हैं। जानवर भी चंदनपुर गांव की गर्मी को सहन नहीं कर पाते। वे भी गर्मी में बिना पानी के तड़पने लगते हैं। नहीं, मुझे मत रोको, मैं गांव के बाहर वाले कुएं से पानी लेने जरूर जाऊंगी। अरे मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। जब उस कुएं में पानी है तो कोई लाने क्यों नहीं देता? पता है पूरा गांव सूख चुका है, बस एक वही कुआं है जिसमें पानी है। हम सभी को मिलकर उस कुएं में से पानी लाना चाहिए, वरना हम प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं सरला बहन, हम उस कुएं में से पानी नहीं ला सकते। अगर हम उस कुएं से पानी लेने गए तो वापस नहीं लौटेंगे, बता रहा हूँ। तो क्या करूँ? अपने बच्चों को प्यास से तड़पने दूँ? माँ, पानी, बहुत प्यास लगी है। माँ, गला सूख रहा है। मैं अब नहीं रुक सकती, मैं उस कुएं से पानी जरूर लाऊंगी। सरला जैसे ही पानी लेने के लिए गांव के बाहर वाले कुएं की तरफ दौड़ती है तभी सूरज आ जाता है। सूरज उसी गांव का एक होनहार लड़का था। वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव के बारे में भी बहुत सोचता था।
उसे भी हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी कि गर्मी आने पर उसका गांव कितना बेहाल हो जाएगा। सरला चाची रुको, मेरे पास पानी है, ये लो दीपू को पानी पिला दो। पर सूरज, अगर तुम ये थोड़ा सा बचा हुआ पानी हमें पिला दोगे तो तुम्हारे परिवार के लोग कैसे पानी पियेंगे? पानी तो खत्म हो जाएगा। चाची आप पहले दीपू को पानी पिला दो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। सूरज के पास थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, वो सरला ने अपने बेटे दीपू को पिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज बेटा, तुम सचमुच इस गांव के बारे में बहुत सोचते हो। तुम बहुत दयालु और अच्छे इंसान हो। धन्यवाद चाचा। सरला को पानी देकर सूरज घर लौट आया। अरे तू पागल है क्या? थोड़ा सा पानी रखा था घर में, वो भी गांव वालों में बांट आया। अब हम सभी को प्यास लगी है, बता कहाँ से पानी लाएंगे? माँ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, भैया सारा पानी देकर आ गए, अब मैं कहाँ से पानी पीऊं? सूरज तो इतना अच्छा बनता है गांव वालों के सामने, है? अपने परिवार के लिए भी अच्छा बनना सीख। कोई अपने घर का पानी, वो भी उस समय जब गर्मी चंदनपुर गांव पर कहर बरसा रही है? तू गांव वालों को बांट आया। चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ इस गांव को श्राप से मुक्त करवाने का कोई उपाय ढूंढने। पागल हो गया है क्या? आज तक कोई भी इस गांव को श्राप मुक्त नहीं कर पाया, तो तू कैसे उपाय ढूंढ कर लाएगा? ढूंढने की कोशिश करने में क्या जाता मैं। और हाँ, मैंने सारा पानी गांव वालों को नहीं दिया था, थोड़ा पानी मटके में अभी भी रसोई में रखा है। कुछ दिन वही पानी पीकर गुजारा कर लेना, मैं जल्दी लौटूंगा। माँ बापू, मैं जानता हूँ आप मेरे से नाराज हो, पर इस गांव के लोग भी तो अपने इस नजरिए से सोचो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस गांव को श्राप मुक्त करने का उपाय लेकर ही लौटूं। सूरज के माता पिता दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर सूरज गांव को श्राप मुक्त करने का उपाय ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते सूरज एक गांव में पहुंचता है। सूरज देखता है कि गांव में बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग शोर मचा रहे हैं। सूरज इसका कारण पूछता है। भैया ये कैसा शोर है? अरे नए आए हो क्या गांव में? अरे एक राक्षसी को जिंदा जला रहे हैं ताकि इस गांव को उस राक्षसी के साए से बचाया जा सके। राक्षसी? सूरज आगे बढ़कर भीड़ के पास जाता है। जमींदार साहब, हम पर दया कीजिए, चंपा हमारी इकलौती औलाद है, इसे छोड़ दीजिए, हम इसे लेकर कहीं और चले जाएंगे। नहीं, हम इसे जिंदा छोड़कर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटी 2 सिर वाली एक राक्षसी है, इसका जिंदा रहना हम सभी गांव वालों के लिए खतरा है। जला दो इसे जिंदा। जमींदार साहब रुकिए, आप ऐसे मेरी पत्नी को नहीं जला सकते। तेरी पत्नी? क्यों रे, तूने कब इससे शादी की? अरे माँ बाबूजी पहचाना? अरे नहीं, आप कैसे पहचानोगे? हम दोनों की तो रिश्ते की बात बचपन में पक्की हुई थी, बस 7 फेरे लेने ही तो बाकी है। मैं सूरज, पहचाना? आपके बचपन के मित्र रामलाल का बेटा। सूरज चंपा के पिता को इशारा करता है। अरे हाँ, ये तो हमारा दामाद है। अरे सूरज! वही तो। अब मेरी पत्नी को जल्दी से छोड़ दीजिए, मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर ले जा रहा हूँ। सूरज ने चंपा को गांव वालों की कैद से मुक्त कर दिया और सबके सामने चंपा को अपनी पत्नी बना लिया। सूरज, मैं 2 सिर वाली हूँ, मैं जानती हूँ तुमने मेरी जान बचाने के लिए झूठा नाटक किया था, पर अभी भी समय है, तुम चले जाओ। मैं अपने माता पिता के साथ इस गांव से कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं चंपा, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया तो गांव वाले तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मेरे साथ सबके सामने इस गांव से विदा होना होगा। जा बेटी, सूरज बहुत अच्छा लड़का है, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, सूरज जैसा दामाद मिला। सूरज चंपा को विदा करके अपने साथ लेकर चल पड़ता है। सूरज गांव लौट आता है। चंपा को देखकर सारे गांव वाले शोर मचा देते हैं। अरे जानकी, तुम्हारा बेटा तो श्राप से मुक्त करने का उपाय ढूंढने गया था, पर ये तो एक राक्षसनी को उठा लाया। बताओ। इसे देखकर सब डर रहे। अरे 2 सिर वाली इस राक्षसी को गांव से हटाना होगा। बस कुछ दिन की बात और है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने माता पिता और अपनी पत्नी चंपा को लेकर। आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चंपा। गांव में पानी नहीं था, गर्मी से सब परेशान थे। चंपा सूरज से बोली, सुनिए, घर में पानी नहीं है, मैं कुएं से भर लाऊं? चंपा, यहाँ पानी अभी नहीं मिलेगा, हमें दूसरे गांव से ही लाना होगा। इस गांव में गर्मी का कहर होता है, जिस कारण हर गर्मी में हम ऐसे ही परेशान होते हैं। पर क्यों? ऐसा क्या कारण है इस गांव में गर्मी में इतनी परेशानी होती है? बहू, हमारे गांव को श्राप मिला हुआ है। आज से 20 साल पहले की बात है। इस गांव के पास एक छोटा सा बाग था, जिसकी रखवाली एक साधु बाबा करते थे। गर्मी के दिनों में साधु बाबा का वह बाग बहुत ही हरा भरा रहता था। गांव के जमींदार ने एक कारखाना लगाना था, इसी वजह से जमींदार ने उस बाग को उजाड़ दिया। वो समय भीषण गर्मी का था। साधु बाबा ने जमींदार को बहुत रोका। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में अगर जमींदार ने बाग को उजाड़ दिया तो वो कहाँ जाएंगे, किंतु जमींदार नहीं माना। साधु बाबा ने क्रोध में श्राप दिया कि हर बार गर्मी इस गांव पर कहर बरसाएगी, और तभी से श्राप के कारण इस गांव पर गर्मी का बहुत बुरा कहर बरसता है। थोड़ा बहुत पानी जो बचा हुआ था, चंपा ने उसी से गुजारा किया। एक दिन चंपा गलती से गांव के बाहर बने उस कुएं के पास चली गई
जिसके पास जाने के लिए सबने सख्त मना किया हुआ था। अरे ये कुआं तो कितने शीतल जल से भरा हुआ है, फिर गांव के लोग गर्मियों में यहाँ से पानी क्यों नहीं लेते? शायद गांव के लोगों को इस कुएं के बारे में पता नहीं है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। हाँ, पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद सभी गाँव वालों को ये खुशखबरी दूंगी। चंपा ने कुएं में बाल्टी डाली और कुएं से पानी निकाल कर पी लिया। चंपा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, पर अच्छा बहुत हो गया। चंपा का एक सिर गायब हो गया और चंपा सभी लोगों की तरह एक सिर वाली हो गई। तभी सूरज और उसके परिवार वाले उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। चंपा का एक सिर देखकर सब हैरान थे। अचानक उन्हें साधु बाबा की आत्मा उस कुएं में से प्रकट होती है। तब तक बाकी गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो चुके थे। गांव वालों ने मेरा बाग उजाड़ दिया था। उसके बाद मैंने इस कुएं में जल समाधि ले ली। इस कारण ये कुआं कभी नहीं सूखा। सूरज, तुम बहुत दयालु हो और नेक दिल इंसान भी। तुमने चंपा से विवाह करके इंसानियत दिखाई है। चंपा को सब राक्षसी कहते थे, इसका अपमान करते थे, किंतु तुमने इससे विवाह करके इसकी जान बचाई। तुम्हारी उदारता देखकर मैंने तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दिया और इस गांव को भी मैं श्राप मुक्त कर रहा हूं। अब से इस गांव में कभी भी गर्मी कहर नहीं बढ़ पाएगी। इस गांव में हमेशा ही हरियाली रहेगी। सदा प्रसन्न रहो। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। साधु बाबा के आशीर्वाद से भीषण गर्मी समाप्त हो गई और फिर से चंदनपुर गांव हरा भरा हो गया।